नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आज बात करेंगे जी20 की। मोदी साहब हैज़ गॉन टू साउथ अफ्रीका व्हिच इज़ वेयर द समिट इज़ बीइंग हेल्ड एंड ट्रम्प साहब इज़ बॉयकॉटिंग। बड़े वर्ल्ड लीडर्स के अंदर आई थिंक देयर इज़ ओनली मोदी साहब व्हिच इज़ गोइंग, ट्रम्प नहीं है वहाँ पर, शी जिनपिंग नहीं है, पुतिन नहीं है। भारत के लिए वहाँ जाना इम्पोर्टेंट क्यों है? एंड व्हाट इज़ इंडियाज़ जी20 गेम? क्योंकि जब जी20 कोई बोलता है, तो एक चीज़ हमेशा याद आती है व्हिच इज़ द इंडिया समिट। एंड दैट्स जस्ट नॉट इन इंडिया। वो चीज़ आती है याद पूरी दुनिया के अंदर बिकॉज़ व्हाट वी डिड एज़ फार एज़ द समिट एंड चेंज द गेम इन टर्म्स ऑफ उसका आउटपुट, उसका जो प्रोडक्टिविटी और उन चीज़ों के ऊपर जो काम किया गया था भारत के अंदर, अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ हैव बेसिकली टेकन इट फॉरवर्ड। स्पेशली ब्राज़ील। ब्राज़ील लिटरली सेड कि जो-जो चीज़ें यहाँ पर करी हैं, माय जी20 समिट विल बी बेस्ड ऑन दैट itself. So it's a big thing that India is doing and Africa is a very, very important space. So let's find out और क्या है इसके पीछे। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। तो देखिए पिछले 4 साल से दिस इज द फोर्थ जी20 समिट जो ग्लोबल साउथ के किसी देश में हो रहा है। 2022 में वो हुआ था इंडोनेशिया में, 2023 में इंडिया में हुआ, 2024 में ब्राजील में हुआ और 2025 में साउथ अफ्रीका हो रहा है। तो पिछले 4 साल से ये ग्लोबल साउथ के किसी न किसी देश में हो रहा है और पिछले 3 साल से ये ब्रिक्स के किसी मेंबर देश में हो रहा है। सेकेंडली, अगर ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प जो बोल रहा है कि व्हाइट परसिक्यूशन हो रहा है, इसलिए ये वो नहीं जा रहा है। आई थिंक दैट इज अ काइंड ऑफ अ ब्लफ। दैट्स नॉट द मेन रीजन। उसको वो ब्रिक्स वाला डेड इकोनॉमी वेड इकोनॉमी जो बोलता रहता है, इसके साथ इसी समिट के साथ एक ट्राइलैटरल डायलॉग होगा, उसको कहते हैं इप्सा। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एक फोरम है। इट इज अ प्योर साउथ साउथ फोरम, वन कंट्री फ्रॉम ईच ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। एक ब्राजील इज रिप्रेजेंटिंग साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका इज रिप्रेजेंटिंग अफ्रीका एंड इंडिया इज फ्रॉम एशिया। तो उसमें बहुत सारी चीजों की डिस्कशंस और भी होती है। ट्रम्प और क्या रीजन है जिसके वजह से वो नहीं गया, वी डोंट नो। बट आई थिंक जनरली ये वाला जो समिट है, जो जो चीजें जी20 2023 में शुरू किया गया था, टॉपिक्स प्राइमरीली कि ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए, वो फिर से यहाँ पे दोहराया जाएगा। उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है अमंग द मेनी, वो ये है कि जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग लेके जो वेस्टर्न देशों से या डेवलप कंट्री से जो प्रेशर आता है, कोल बंद करो, कोयला इस्तेमाल मत करो, अभी तुरंत सब रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो जाओ। सो इंडिया ने जब बोला था कि इंडिया ने बोला था वी वांट जस्ट ट्रांजिशन, जस्ट मतलब देयर हैज टू बी फेयरनेस। एक छोटे छोटे देश इतनी जल्दी अपने सब कुछ छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी में जा नहीं सकेगा, बिकॉज देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व, वो नहीं हो सकता है। दूसरी चीज है कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म विफॉर्म, वो सब बहुत बड़ी चीज है। मैं उसमें एक स्लाइड है, वो हम दिखा सकते हैं। बट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसने आपने जैसे आपने कहा कि 2023 वाला इवेंट एक पिवोटल इवेंट था, अफ्रीकन यूनियन को जो इन्वॉल्व किया गया था एज वन ऑफ द मेंबर्स। जो जी20 इन द ईयर 2023 इंडिया ने पुश किया था दैट अफ्रीकन यूनियन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड। तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये जी20 समिट इन साउथ अफ्रीका होगा, जहां पे साउथ अफ्रीका इज नॉट जस्ट अ ग्लोबल साउथ कंट्री पार्ट ऑफ जी20, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्रिक्स। एंड वी प्रिज्यूम बहुत सारे ऐसे देश है एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफ्रीकन यूनियन, दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन इट। इनवेरिएबली जो होता है ऐसे समिट्स में, आपके जो फॉर्मल मीटिंग्स होता है, उसके साथ साथ आपके बहुत सारे बायलैटरल इवेंट्स होता है, बायलैटरल मीटिंग होता है। सो आई एम श्योर बहुत सारे जो यूरोपियन लीडर्स यहाँ पे आएंगे, वेदर इट इज द जर्मन चांसलर और द फ्रेंच प्रेसिडेंट और बहुत सारे और, उनके साथ मोदी जी का अलग अलग बायलैटरल मीटिंग्स होंगे। इनवेरिएबली इश्यूज ऑफ यूक्रेन, रशिया, मिडल ईस्ट, issues related to critical supply chains, issues related to investments, ये सारे चीज होंगे। इवेंट जो है समिट वाला एक अलग उसका उद्देश्य होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो साइमल्टेनियस बायलैटरल मीटिंग्स होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स की बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रहती है और एक्चुअली दैट गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू इन्वेस्टमेंट। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। ट्रम्प क्यों नहीं जा रहा है? अब जो ट्रम्प नहीं जा रहा है उसका एडवांटेज, अब मैं देख रहा था, सीबीसी जो है, मतलब कनाडा का जो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, तो वो बोल रहा है कि ट्रम्प नहीं जा रहा है तो मार्क कार्नी शुड कंप्लीटली कैपिटलाइज ऑन इट। सो
मतलब Trump's absence is interestingly very symbolic. I can guarantee you, मतलब as a layman, that nobody will miss Trump, and that is a very interesting thing in the sense that there is a major event happening without American representation, and nobody will blink an eye. और एक चीज है, बिफोर आई गो टू द स्लाइड्स, ये इस साल के शुरुआत से ट्रम्प बोलता रहा ब्रिक्स इज डेड, ब्रिक्स इज डेड, ब्रिक्स इज डेड, एंड आई एम श्योर ये जो G20 समिट साउथ अफ्रीका में होगा, इसमें कहीं ना कहीं ब्रिक्स का चर्चा शुरू हो जाएगा, एंड इनवेरिएबली जितने सारे एग्जिस्टिंग ब्रिक्स मेंबर्स है, दे विल ट्राई टू वू द अदर्स कि तुम भी ब्रिक्स ज्वाइन करो. सो देयर इज अ पैरेलल प्रॉक्सी वॉर दैट विल कंटिन्यू. इसको आप अगर आज की इसमें देखेंगे तो भाई इससे मेरा क्या आज का इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, ऐसे नहीं होता है. बट दीज आर लॉन्ग टर्म geopolitical games of transition happening. So an event happening in a BRICS country, an event happening in a global south country, जो लोग खुले में ऑल्टरनेट टू ब्रिक्स की डॉलर की बात करते, जो लूला सिल्वा है ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, उसने तो खुल के बोला था कि ट्रम्प कैन नॉट स्टॉप डी डॉलराइजेशन. सो एंड आई थिंक बहुत सारे ऐसे देश हैं जो वहां पे रहेंगे जिसके साथ ट्रम्प या तो मिलना नहीं चाहते हैं, या फिर ट्रम्प को लगता है कि भाई ये मेरी औकात के नीचे है. ये सारे चीजें जो अमेरिका का दिस अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इन अमेरिका टुडे. अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज में जो दिखता है, अमेरिका हैज ऑलवेज बीन हेजेमोनिक. ऐसा नहीं कि आज हेजेमोनिक हो गया, बट अमेरिका ने हमेशा से व्हेन इट कम्स टू दैट फेस ऑफ इट ग्लोबली, उसको हमेशा से दिखाया नहीं कि मैं हेजेमोनिक. ऑन द फेस ऑफ इट दे ट्राई टू शो इक्वालिटी. सो यू वुड सी इसके पहले जितने सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स है, वो ऐसे आपके साथ घुल मिल के बात करेंगे और ऐसे फोटो ऑप्स करेंगे, लगेगा कि अरे दिस इज अ कंट्री जो तो जेन्युइनली फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमैनिटी, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, भले वो कुछ ना माने वो सब चीजें. बट ट्रम्प इज अ काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन जो हर स्टेप में दिखा रहा है कि आई एम सुपीरियर टू यू. इफ यू सी, मैं आपको कुछ स्लाइड्स भेजे हैं, सो विल गेट टू वन ऑफ सम ऑफ दोस जहां पे आपको वो एरोगेंस दिखेगा. देयर इज अ स्लाइड जहां पे द स्पोक्स पर्सन ऑफ व्हाइट हाउस, उसका जो स्टेटमेंट देखेंगे, द वे ही इज टॉकिंग अबाउट द साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रामाफोसा के बारे में, ही इज यूजिंग हिज माउथ अ लिटिल टू मच नाउअडेज. You don't speak like that about the president of a country. I think this one, थोड़ा सा अगर आप रीड कर देंगे, it will be easier. हाँ, I saw the South African president running his mouth a little bit against the United States and the president of United States earlier today, and that language is not appreciated by the president or his team. I mean, a spokesperson of the White House saying, I saw the president of South Africa running his mouth. Can you imagine the kind of arrogance? This arrogance was never there in the United States before. मतलब on the face of it, दरवाजे की पीछे जिस तरह से वो डील करता है वो अलग चीज है, CIA जो करता है वो अलग चीज है, बट ऑन द फेस ऑफ इट वाज नॉट लाइक दैट. सेकंड, जो इप्सा वाला है, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका का एक ट्राइलैटरल डायलॉग है, वो एक इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से सिर्फ 3 मेंबर्स है. आई थिंक उसका जो कोऑपरेशन है इसमें, जैसे कल एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ दुबई एयर शो में, बट टुडे व्हेन इन दिस जो अभी साउथ अफ्रीका में पीएम मोदी का विजिट है, वन ऑफ द थिंग्स दैट ब्राजील इज गोइंग टू पिच फॉर, वो पिच कर रहा है कि एम्ब्रेयर का जो KC-390 ट्रांसपोर्ट प्लेन है, दे आर पिचिंग फॉर इट कि भाई मैं इंडिया को वो इंडिया में बनाना चाहता हूं, एंड आई वांट टू मेक इट कंप्लीटली इन इंडिया इफ इट गेट्स द कॉन्ट्रैक्ट फॉर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है जहां पे साउथ साउथ कोऑपरेशन इन एरियाज हो रहा है जहां पे हमेशा से एक वेस्ट का दबदबा हुआ करता था. नंबर 1. सेकेंडली, ये साउथ अफ्रीका के समिट में क्यों गया प्राइम मिनिस्टर मोदी? कोई सवाल ये भी हो सकता है कि चाइना का प्रेसिडेंट क्यों नहीं गया. ये जो सुनने में आ रहा है कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है, he has cut down on his international visits. You would see that is interesting क्योंकि threats तो है. Russian president will not come, but why the Indian prime minister has gone? Well, Indian prime minister has gone for many reasons. Challenges उनके भी नहीं है, threats उनके नहीं है, ऐसा नहीं है. But one critical issue is this: Africa is repository of all kinds of critical minerals. जितने सारे critical minerals है, उसके सबसे बड़ा जो
आप सोच तक बोल सकते हैं क्रेडल, दैट इज अफ्रीका। ये जो एक वॉइड है, दिस गिव्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू लेवरेज दैट स्पेस फॉर deepening ties between India and African Union। ठीक है, हमारे आज सबसे बड़ा ग्लोबल चैलेंज वो है रेसिलियंट सप्लाई चेन करना, सेमीकंडक्टर्स करना। उसके सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वेदर यू टॉक अबाउट स्टोरेज फैसिलिटी के लिए लिथियम आयन, और या फिर यू टॉक अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स, तो उसमें अफ्रीका का जो दबदबा है, और उसमें एक वी हैव सीन दैट इट हैज बीन ऑलवेज डोमिनेटेड प्राइमरीली बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। इट वाज अ काइंड ऑफ अ न्यू कोलोनियलिज्म जिसको वो पुश बैक कर रहा है, एंड देन चाइना। इंडिया का प्रेजेंस था, बट इट वाज नेवर अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, इंडिया चैरिटी वर्क किया, उनको हेल्प किया, एड दिया, वो अलग चीज है। बट आई थिंक नाउ इट हैज द टाइम हैज कम कि जो गुडविल इंडिया ने कमाया है बाय एड एंड अदर सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, टू ट्रांसलेट दैट इनटू रियल टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, इट इज फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी ऑफ योर सप्लाई चेन्स। अफ्रीका इज ए कॉन्टिनेंट जो आज चाहता है कि इंडिया प्लेज अ बिगर रोल, और आप देखेंगे यू कैन सी ऑफशूट्स ऑफ दैट, यू कैन सी शूट्स ऑफ दैट, ग्रीन शूट्स। जैसे मोरक्को में, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, मोरक्को में टाटा ने एक जो उनके वी वैप है, व्हील्ड आर्मल पर्सनल कैरियर, उसका एक फैक्ट्री लगा दिया है। वो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो टाटा बना रहा है, दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड in Morocco for the Moroccan armed forces. So there's a huge pitch that would also happen for India's defense arsenal, defense equipment. And I think this is a great opportunity, whether it's IPSA or whether it is this. G20 is very important. उसमें 19 देश है and दो यूनियन है, European Union and African Union. So by de facto, all the African countries become part of G20. They have a representation. Why it is important? 85% of the global GDP is part of G20. Almost 75% of the population. It's huge. So वहाँ पे when you say something, it makes a difference. If you have any comment, then we'll go to the इस बार का जो topic है. नहीं, it's to me it's interesting that you know it's interesting that when you're actually setting up and doing the entire G20 right now, what we see is basically a paradigm which is set for a different level of conversation. In the sense, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई यूएन में जो आपका एक शॉर्टफॉल दिखता है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल कॉमन, कहीं ना कहीं इसके अंदर यहाँ पर this organization or this grouping has actually been able to deliver certain things. So एक confidence level यहाँ पर बढ़ रहा है, which there is no question about it. So if there are about 203, 4, 5, whatever number of countries which are there in the United Nations, एक चीज हमको दिखती है कि 32 of 28 or 30 of the European Union, 54 of the African Union countries. So that's 70 plus the 19 others. That's about 90 countries which are already there. So it's about 50% of the what do you call the United Nations ka entire game. Now the challenge would be, I think, next year, and next year in the sense which would be in America, because America पता नहीं क्या करेगा उसका. What happens in the future, current, and as far as the value of this grouping is concerned. So that's one thing that I see. It's a very strong grouping. If it's done properly, it could be the next alternative. जी बिल्कुल, अगर आप वो तीन टॉपिक अगर दिखा देंगे, जो तीन टॉपिक है, विल गेट इनटू दैट। लेकिन आपने जो इम्पोर्टेंट चीज कहा वो बहुत क्रिटिकल है, वो ये है कि पहले क्या होता था, पिछले दशक में जब भी G20 होता था, इनफैक्ट G20 एक्चुअली बिकेम G20 क्योंकि G7 की देश भी समझ गए कि वो हर चीज कंट्रोल नहीं कर पाएगा। G20 में जो बदलाव आया है इसके बाद होगा शायद, ये वाला नहीं। सो तीन टॉपिक है। सो G20 के जो रेलेवेंस है आज, जो पिवोटल एक शिफ्ट हुआ है, और इसमें इंडिया का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, वो ये है कि देखिए, हमेशा से वेस्ट डिसाइड करता था व्हाट इज रेलेवेंट फॉर द वर्ल्ड। वेस्ट वुड डिसाइड कि क्या इंपॉर्टेंट है, दुनिया को क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब क्या है। What has happened in the last few years कि G20 में जब
ग्लोबल साउथ के देश में शुरू हुआ, इंडोनेशिया में, खास करके इंडिया में। इंडिया बोलने लगे कि भाई हमें भी तो बोलने दो कि हमारे लिए रेलेवेंट क्या है। ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है वेयर we are not ignoring or defying the West, but we are saying कि West, it's not that West knows the best what is good for the rest. That fundamental shift has happened जहां पे global narrative control is no more the prerogative and the monopoly of the West. इसीलिए मैंने आपको जैसे कहा कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स इस बार प्रेजेंट नहीं है, नोबडी वुड मिस यूनाइटेड स्टेट्स। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब यूनाइटेड स्टेट्स में अगले साल होंगे, we hope that that time Trump remains the president and we will wish him good. But उस टाइम जब होंगे वहां पे, you will see a pushback. वो एक नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि वेस्ट विल डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर द रेस्ट। यहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है। जब इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर में कोई साइड नहीं लेता है, जो न्यूट्रल रहता है, दैट इज ऑल्सो लाइक सेइंग कि वेस्ट विल नॉट डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर मी। मेरी अपनी मजबूरी है, मेरी अपनी प्रायोरिटीज है। इफ अगर आपके देखे छोटे छोटे यूरोपियन देश में जहां पे पर कैपिटल इनकम 40,000 $50,000 है, तो उसमें अगर थोड़ा सा प्राइस ऑफ ऑयल बढ़ जाता है तो उसमें इन्फ्लेशन लेके दुनिया भर में खबर होता है। और हमारे देश में जहां पे पर कैपिटल इनकम इज अराउंड $2,600, लेस देन $3,000, तो वहां पे आप सोचिए अगर प्राइस ऑफ एनर्जी में फर्क आता है तो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। तो हमें भी तो सोचना है कि व्हाट इज गुड फॉर अस। हमेशा से हर चीज में आप नैरेटिव कंट्रोल करोगे, आप डिसाइड करोगे, ऐसा नहीं होगा। सो G20 इटसेल्फ जो बना था, उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि G7 देश सोचा कि भाई G7 को तो G7 ही रखेंगे, लेकिन कैन वी इग्नोर चाइना एंड इंडिया? नहीं कर पाएंगे। अब G20 जब हुआ, द मोस्ट पिवोटल चेंज इज दिस कि भाई आज कोई पूछ नहीं रहा है यूरोपियन यूनियन से कि टॉपिक क्या ले। आज कोई पूछ नहीं रहा है अमेरिका से वॉशिंगटन में फोन करके कि सर ये चीज बोल सकते हैं क्या? नहीं हो रहा है अभी। एंड इवन इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यूनाइटेड नेशन के, आपने बिल्कुल सही कहा कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को कोई पूछेगा भी नहीं इसमें। एक फॉर्मेलिटी की वजह से यूएन का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। द बिगर इशू इज दिस कि G20 में भी पुशबैक है। देयर इज अ ह्यूज टर्फ वॉर बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज एंड द सदर्न ग्लोबल साउथ कंट्रीज। उसमें भी एक वार्निंग साइन है कि भाई इसको अगर आप ठीक तरह से नहीं चलाओगे तो भी ठीक है, हमारे लिए ब्रिक्स प्लस है, हमारे लिए इप्सा वाला इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका कोऑपरेशन, उसमें हम डिसाइड कर लेंगे व्हाट इज गुड फॉर अस। ये ट्राइलैटरल डायलॉग्स क्यों है? अब कोई पूछ सकता कि भाई इप्सा में क्या होगा? होगा बिकॉज मैं कोई मल्टीलैटरल डील नहीं करूंगा सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। मैं डायरेक्टली साउथ अफ्रीका से डील करूंगा, ब्राजील से डील करूंगा। वी विल हैव आवर ओन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इमेजिन अगर 3 मेजर कंट्रीज ऑफ 3 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ देयर ओन, इग्नोरिंग अदर्स। ये बोलेंगे कि इप्सा विल हैव इट्स ओन मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया ब्राजील रशिया, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। इनवेरिएबली क्या होता है, साउथ अफ्रीका एक्ट्स एज अ मैग्नेट फॉर द रेस्ट ऑफ अफ्रीका। इकोनॉमिकली ठीक ठाक अच्छा खासा है, 450-500 बिलियन डॉलर का जीडीपी है। सो यू कैन हैव एन इन्फ्लुएंस। सो व्हाट यू आर सेइंग इज दिस कि मुझे अपने इन्फ्लुएंस इंप्रूव करने के लिए, जताने के लिए, मुझे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर नहीं भी बनाओगे तो भी मेरा इन्फ्लुएंस है। I will do it through G20 and I will do it through other forums, whether it's BRICS or IPSA. So that is what is happening. फंडामेंटली जो इसमें है, इस बार आप देखेंगे जो जो चीज डिस्कशंस हो रहा है, ये टॉयलेट वॉयलेट लेके ही पहले होता था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कितने टॉयलेट बनाओगे? मोदी जी ने बोल दिया सब बना लिया, छोड़ दो वो सब, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने बना लिया। इशू इज दिस, इस बार डिस्कशंस क्या हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस बार डिस्कशंस हो रहा है जस्ट ट्रांजिशन। जस्ट ट्रांजिशन मतलब आई विल डिसाइड एट व्हाट पेस आई विल मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल एनर्जी टू रिन्यूएबल एनर्जी। मैं अचानक नहीं कर पाऊंगा, उसका एक बहुत इंपैक्ट ग्रिड स्टेबिलिटी में आ रहा है। सेकंड, थर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे आपके साथ में डिस्कस कर रहा था, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एंड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नैपफिड। ये नैपफिड इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाउ व्हाट इंडिया इज डूइंग इज दिस, इसको most probably, जैसे as per open source information, they will name it as in infrastructure development bank.
IDB will become India's answer to financing of infrastructure in global south. And we are coming up with a program on that. मैं आपको भेज दूंगा link. So so that is how you are creating a pivot. You're not just, अब ये बोल सकते कि क्या हम सिर्फ वहां पे जाके बात ही कर रहे हैं, नहीं. You are working out bilateral agreements for supplying of critical minerals. You're working out investments with those countries. अभी एक there's a company called of South Africa जिनके साथ सुबह मोदी जी का मीटिंग था. And these are about foreign direct investments. Another important चीज, after that I'll hand it over to you. एक important चीज ये है कि आज हम जब foreign direct investments की बात करते हैं, तो we welcome investments from America. We respect that, but we are not dependent on that. So you would see South Africa के कोई देश के investment भी important है, and vice versa. The Brazilians or the South Africans are not just depending कि यूरोप से investment आएगा. आज जब मोदी जी जाते, वो मोदी जी के साथ बात करता है कि what investments India can bring into South Africa. ये तो two-way traffic होता है ना. South Africa को भी अपने investment बढ़ाना है. Invariably then क्या होता है, you would say कि the Tatas and other companies will go in and invest there. So this is what South-South cooperation is all about, where you are not anti-Western, but you are becoming non-Western, which means West is important, but बिना West के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम investment नहीं कर पाएंगे, हम technology develop नहीं कर पाएंगे, हम अपना satellite launch नहीं कर पाएंगे, हम अपने लिए decide नहीं कर पाएंगे what is good for us, हम अपने defense cooperation नहीं बढ़ा पाएंगे, ऐसा नहीं होगा. So within the G20 also, IPSA, BRICS are a warning sign for the West that don't think that you know the best what is good for the rest. कुछ ऐसा करोगे तो parallel और भी organizations है. But yes, कोई भी ऐसे summit होता है, there is an absence of the Chinese president or the Russian president or the American president. कोई बोल सकता है कि अरे उस फिर तो माहौल ही ज्यादा नहीं बढ़ेगा. Well, that is also an equal opportunity for the others to deepen their cooperation. This is a great opportunity. And I think India remains a center of attraction, because जितने सारे देश है उसमें the biggest in terms of potential in growth metrics for the next 10 years, the country जिसने इतने तेजी से growth लाई वो है India, and it is one of the top 5 economies, top 4 economies of the world जो grow कर रहा है. So you would see a major chunk of the attention will be towards India. एक मोदी जी की अपनी पर्सनालिटी है, एंड ऑल्सो बिकॉज टू वे ट्रैफिक इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडिया फॉर बहुत सारे ऐसे यूरोपियन देश है, कंट्रीज है, उनके कंपनीज के लिए यू हैव नो ऑप्शन बट टू इन्वेस्ट इन इंडिया. व्हाई? जैसे मैंने पहले कहा था, आपके रेवेन्यू प्रोजेक्शंस नहीं तो आएंगे कहां से? दिस इज द ओनली प्लेस वेयर पॉपुलेशन की एस्पिरेशन बड़ी है, एस्पिरेशन ज्यादा है, दे वांट टू बाय मोर. सैचुरेशन तो दूर की बात है, अभी तो सैचुरेशन के काफी नीचे है. So this is a huge opportunity for India to take forward South-South cooperation and put forward India's own narrative. कि India, the South must decide what is good for global South. Back to you, Aditya. Let's see what happens, because this is going to be quite interesting to watch as we go forward. On that note, Patikrit bhai, I think we seem to have covered everything. If there's any big this thing that happens, because Trump नहीं है तो कुछ मजाक नहीं होगा वहां पर, it'll be a normal summit. But if there's something else that needs to be covered, we will do that, because the geopolitics is really going to heat up. अभी से लेकर at least 10 तारीख तक it's going to be really heated up, and उसके बाद कुछ पिटाई ठुकाई भी हो जाएगी, तो कुछ पता नहीं है. ठीक है, उसका तो मोदी जी इंचार्ज हैं तो उसका कुछ पता नहीं है हमको. But the global geopolitics is going to heat up quite a bit. Putin's visit is going to be a big thing, and let's see what actually happens. On that note, thank you so much. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and we shall see you back for another update. Till then, नमस्कार.